कान कितना ज्यादा सेंसिटिव है उतना ज्यादा इंटेंसिटी रिसीव कर पाएगा। तो ये था अपने पास। अब देखो इसमें क्या आता है कि जैसे हम और जनरली बात करें, ये जो साउंड है ये मान के चलिए 35 से 40 डेसिबल। जोर से चिल्ला के जब मैं बोलता हूं तो वो 40 से 45 डेसिबल। एक बंद कमरे में म्यूजिक बजाते हो आप तो वो 55 से 60 डेसिबल तक बंद कमरे में जोर से म्यूजिक बजाते हो। और डीजे की आवाज है लगभग 65 डेसिबल है अपने पास। इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना है जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे कारखाने की गली में अगर रात में आप जाते हो तो 100 डेसिबल तक की आवाज आपको सुनाई देगी। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना है कि कितने डेसिबल का साउंड है। जो भी एग्जांपल थे उसमें आप अंदाजा लगाइए। नेक्स्ट देखिए, क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गुणवत्ता। अब क्वालिटी ऑफ साउंड किसमें मदद करता है हमारी? टू मेक डिफरेंस बिटवीन सिमिलर साउंड अब सिमिलर साउंड में क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी बोलो, सेम एम्पलीट्यूड बोलो, एक ही बात है। प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्स, जैसे आपके सामने तबले पे भी वही म्यूजिक प्ले किया जा रहा है, गिटार पे भी वही है, तो दोनों के बीच डिफरेंस अगर आप करते हो तो किस पे बेस्ड कर सकते हो? ओनली एंड ओनली क्वालिटी ऑफ साउंड। ये एकमात्र सोर्स है जो अलग अलग सोर्स पे प्रोड्यूस होने वाले सेम साउंड को डिटेक्ट करता है। और इससे आगे ये बेस्ड किस पे होता है? बेस्ड ऑन, तो ये होता है नंबर ऑफ ओवरटोन्स, अधिस्वर की संख्या। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ओवरटोन्स होंगे, जितनी ज्यादा अधिस्वर की संख्या होगी, आवाज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, बेटर क्वालिटी होगी वो। तो ये था अपने पास क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे एक तबले की आवाज, गिटार या फिर वायलिन, इन सब की आवाज में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड ओवरटोन यानी कि अधिस्वर की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, अधिस्वर की संख्या। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने पास एक टर्म आती है मैक नंबर, मैक संख्या। मैक नंबर, मैक संख्या। अब इसके बारे में जानिए क्या होता है। ये होता है रेशियो, होता है किसी वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके सापेक्ष, किसके संबंध में? स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल के संबंध में वस्तु की चाल को जब हम एक्सप्लेन करते तो किसकी सहायता से करते हैं? मैक संख्या की सहायता। अब यहाँ ऊपर वस्तु की चाल है, नीचे ध्वनि की चाल है, दोनों का अनुपात यानी चाल और चाल का अनुपात। इसका मतलब है कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो फिर इसका यूज कहां करते हैं? टू एक्सप्रेस
दर्शाने के लिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की चाल इन टर्म्स ऑफ किसके सापेक्ष, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल के सापेक्ष। ध्वनि की चाल के संबंध में वस्तु की चाल जब आप देखते हो तो वो किस में मेजर की जाती है, मैक संख्या में, मैक नंबर में। अब मैक नंबर 1 होने का मतलब है कि ध्वनि की चाल वस्तु की चाल एक समान है। मैक नंबर 1 से कम होने का मतलब है ध्वनि की चाल ज्यादा है वस्तु की चाल से। 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है। और अगर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है, जो हम आगे देखते हैं। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो आप, टू एक्सप्रेस हायर स्पीड विद स्मॉलर नंबर। ज्यादा चाल को छोटी संख्या से आप दर्शा सकते हो, हायर स्पीड विद स्मॉलर नंबर। और इसका यूज किसकी स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं हम, एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं, एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए, क्योंकि वहां चाल बहुत ज्यादा होती है और बड़ी चाल को छोटी संख्या से दर्शाने के लिए मैक संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, या वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के रूप में एक्सप्लेन करने के लिए हम मैक संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक चाल, ये क्या होता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाती है तो वह सुपरसोनिक चाल कहलाती है। अब सुपरसोनिक चाल के लिए मैक नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, मैक संख्या की वैल्यू क्या रहेगी, तो हम जानते हैं ग्रेटर देन 1 रहेगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट किससे चलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से। एयरक्राफ्ट किससे चलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। जैसे रॉकेट वगैरह हम लॉन्च करते हैं तो वहां ये स्पीड यूज की जाती है। उसके बाद एक टर्म आती है अपने पास, सोनिक बूम। सोनिक बूम, इसको समझिए क्या है ये टर्म। मान के चलिए ये आपका जेट प्लेन है या जो भी XYZ आप मान के चलो, तो जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा, इसकी स्पीड की कंडीशन क्या है, कम से कम सुपरसोनिक स्पीड। जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, एक वेव जनरेट हो जाती है, और इस वेव को क्या नाम देते हैं हम, शॉक वेव, प्रघाती तरंग। और ये जो शॉक वेव बनने का फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, सोनिक बूम कहलाता है। द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव विद एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक चाल से चल रही वस्तु के साथ प्रघाती तरंग का बनना, इसके साथ प्रघाती तरंग का बनना सोनिक बूम कहलाता है। ये जो फिनोमिना है, ये बनने की जो प्रोसेस है वो सोनिक बूम कहलाता है। कंडीशन कम से कम सुपरसोनिक चाल, और वेव तो शॉक वेव बनता है। और सुपरसोनिक चाल क्या है, साउंड की स्पीड से ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हो जाए तो सुपरसोनिक चाल कहलाती है। नेक्स्ट है अपने पास डॉपलर इफेक्ट ऑफ
साउंड, डॉपलर का ध्वनि का प्रभाव, डॉपलर का ध्वनि का प्रभाव, डॉपलर का ध्वनि का प्रभाव। अब इसके बारे में जानिए क्या कहता है। ये कहता है कि अगर मैं इसे सोर्स ऑफ साउंड मान के चलूं और ये कोई ऑब्जर्वर है, ये इसके नजदीक आएगा तो इसे जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल से डिफरेंट होगी। दूसरे केस में ये अपने पास ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये इससे अगर दूर जाएगा तो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से दूर होगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन और इधर ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, वेलोसिटी, सापेक्ष गति या सापेक्ष वेग के ऊपर बेस्ड होता है। ऑफ किसका, स्रोत का, और किसका, श्रोता का, ऑब्जर्वर का। इन दोनों के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। अब रिलेटिव मोशन में दो ऑप्शन है, जब वो कम क्लोज टू ईच अदर, चाहे एक खड़ा है दूसरा आ रहा है या दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो कम क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। और दूसरा आप देख रहे हो, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की बात कर रहे हैं। तो यहां सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी, सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी अपीरेंट होगी वो कम रहेगी किससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ये कम रहेगी। किस पे, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आप यहां खड़े हो, रेल इधर से हॉर्न बजाते हुए आ रही, इधर आपके नजदीक आएगी आवाज जोर से सुनाई देगी, दूर जाएगी आवाज कम सुनाई देगी। किस पे बेस्ड है, डॉपलर इफेक्ट। या आप किसी चौराहे पे खड़े, एम्बुलेंस सायरन बजाते हो, आपकी तरफ आ रही तो आवाज जोर से आपके नजदीक से गुजर जाएगी, आवाज कम सुनाई देती। तो ये जो चेंज आता है ये किस पे बेस्ड है, रिलेटिव मोशन पे। और ये किस सिद्धांत से एक्सप्लेन किया गया है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। तो ये था अपने पास साउंड के जो बेसिक टर्म्स थी, या साउंड बेसिक क्या होता है, इसके एमसीक्यूज वगैरह करके देखिए। इस सेशन में सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे।